गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सारिका आज आपके लिए लेके आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 12th के समकालीन विश्व राजनीति का पहला टॉपिक जो है शीत युद्ध का दौर। इस टॉपिक में जितने भी वन वर्ड क्वेश्चंस बनते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो शीत युद्ध है उसको भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट होता है या कुछ भी समझ में नहीं आता है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। और हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है शीत युद्ध का दौर। ठीक है, पहला इसमें पॉइंट लिखा है कि शीत युद्ध किन दो राष्ट्रों के मध्य था जिनकी प्रतिद्वंदिता शीत युद्ध का कारण बना। ठीक है, आखिर शीत युद्ध इन किन दो राष्ट्रों, किन दो देशों के बीच था जिसके कारण, उनकी लड़ाई के कारण, ठीक है, उनकी जो प्रतिद्वंदिता थी उसने शीत युद्ध का रूप ले लिया। ठीक है, तो इसमें जो दो देश थे वो थे अमेरिका और सोवियत संघ। ठीक है, और सोवियत संघ जो है यूएसएसआर, इसका प्रतिनिधित्व जो देश करता था वो कौन सा था? रूस। ठीक है, कौन था? रूस। यानी शीत युद्ध अमेरिका और रूस के, यूएसएसआर के कारण हुआ। ठीक है, इन दोनों की प्रतिद्वंदता इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी जिसने शीत युद्ध का रूप ले लिया था। चलिए हम देखते हैं कि शीत युद्ध कैसे हुआ। ठीक है, आप सब जानते हैं कि 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो इसके बाद सारे विश्व को, जो सारे विश्व की बड़ी बड़ी शक्तियां थी, यूं कहें कि उस समय दो महान शक्तियां, जो बड़ी शक्तियां रही हैं वो दो रही थी, एक अमेरिका और एक रूस। ठीक है, इसको हम यूएसएसआर ही बोलेंगे, अमेरिका, और दूसरा यूएसएसआर यानी सोवियत संघ, सोवियत संघ। ठीक है, इन दोनों को लगने लगा था कि जिस प्रकार से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, अब इसके बाद थर्ड वर्ल्ड वॉर युद्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब पूरी दुनिया देख चुकी थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से कितना नुकसान हुआ था। ठीक है, सबको हकीकत पता चल चुकी थी कि अगर कभी भी विश्व में वर्ल्ड वॉर हुए तो उसमें परमाणु हमले जरूर होंगे। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ था तो वो समाप्ति एटम बम के बाद हुए थे। जब एटम बम का हमला हो चुका था उसी के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुए थे। तो अब कहीं ना कहीं सारा विश्व डरने लगा था कि जब भी नेक्स्ट वॉर होगा, नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर होगा, तो उसमें एटॉमिक जो युद्ध होगा वही होगा। तो इस वजह से क्या हुआ कि ये जो दो देश थे, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ, ये दो जो गुट थे ये डरने लगे थे कि अब वर्ल्ड वॉर को ऐसा युद्ध का रूप नहीं लेने देना चाहिए। अब जो युद्ध हुआ था ये विचारधाराओं का युद्ध था। ठीक है, और इस युद्ध में, किस युद्ध में? शीत युद्ध में, शीत युद्ध में कोई भी खून खराबी नहीं हुई। जो खून खराबा होता है वो किस प्रकार से होता है? जब हथियार यूज होते हैं। लेकिन जो शीत युद्ध था ये विचारधाराओं का और मानसिक युद्ध था। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर, इसको क्या कहते हैं? कोल्ड वॉर। अब देखिए कोल्ड वॉर किस प्रकार से देखते हैं हम। पहला अगर आप देखेंगे, एक साइड था अमेरिका। क्या था? अमेरिका। अमेरिका जो जिस गुट का प्रतिनिधित्व कर रहा था वो था पूंजीवादी गुट, या गठबंधन भी इसे कह सकते हैं, पूंजीवादी गुट। और इसका जो, इसको और एक और कहते हैं, इसको पश्चिमी गुट। क्या कहते हैं? पश्चिमी गुट। ठीक है, एक गुट था अमेरिका का जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? पूंजीवादी गुट को, और इसी गुट को पश्चिमी गुट भी कहा जाता है। अगर आप वर्ल्ड मैप को देखेंगे तो जो अमेरिका है वो कहाँ है? वेस्टर्न साइड में है। अब ठीक है, वर्ल्ड मैप में अगर आप देखेंगे तो अमेरिका पश्चिम साइड में, इसलिए इसको पश्चिमी गुट भी कहा जाता है। जो दूसरा गुट था वो था पूर्वी गुट, पूर्वी गुट, और इसको कहा जाता है समाजवादी। समाजवादी ये कौन सी विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहा था? समाजवादी, यूं कहें साम्यवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहा था। और इसका जो मेन लीडर था वो था यूएसएसआर। ठीक है, और इस सोवियत संघ का, इस यूएसएसआर का भी एक प्रमुख देश था जो इसका लीडर था, वो कौन था? रशिया। रशिया।
अब देखिए, अमेरिका और रशिया, डायरेक्ट कौन आ गए हैं सामने, अमेरिका और रशिया। ये उस समय की महाशक्तियां थी और ये दोनों आपस में अपनी अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए देशों को, जो विश्व के और देश थे उन सबको अपनी अपनी साइड करने लग गए, एक दूसरे को नीचा दिखाने लग गए। तो इन्होंने एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और एक दूसरे को कम शक्तिशाली साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। हर वो नामुमकिन कोशिश की जो इनसे नहीं हो सकती थी, फिर भी इन्होंने की। एक दूसरे की जासूसी की, जहां तक हो सका ये उन्होंने वो सारे काम किए, लेकिन युद्ध की स्थिति कभी नहीं आई। अब आप देखेंगे तो अगर डायरेक्ट पूछा जाए तो जो शीत युद्ध था वो कैसा था, ये कैसा था, कूटनीतिज्ञ था। ठीक है, कूटनीतिक युद्ध था। ठीक है, डिप्लोमेसी थी, लोग दिमाग से गेम चलते थे। ये कूटनीतिक युद्ध था। और किस कारण था, विचारधाराओं का युद्ध था। क्योंकि जो ये देश थे वो अपनी अपनी विचारधाराओं को अच्छा मानती थी। कुछ लोग पूंजीवादी विचारधारा को अच्छा मानते थे तो वो अमेरिका के गुट में शामिल हो जाते थे। कुछ समाजवादी विचारधारा को अच्छा मानते थे तो वो पूर्वी गुट में शामिल हो जाते थे, यूएसएसआर के। तो इस प्रकार से इनके बीच जो अंतर विरोध था वो बना हुआ था। इसी बीच अगर आप देखेंगे शीत युद्ध के दौरान दो चीजें हुई बड़ी बड़ी। एक तो हुआ हथियारों की होड़, यानी था तो पता कि हम विश्व युद्ध, थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इनको ये डर भी थी कि कभी विश्व युद्ध हो गया तो हमारे पास वो हथियार सभी होने चाहिए जिससे हम जीत सकें। तो कहीं ना कहीं शीत युद्ध ने हथियारों की होड़ भी बढ़ाई और साथ ही साथ एक और काम किया, हथियारों पर नियंत्रण। अब ये किस प्रकार से, पहला तो हमने बोला हथियारों की होड़ हुई। इन लोगों ने क्या करा, अपने अपने जो गुट थे, इनके जो प्रमुख थे, उन्होंने अपने अपने हथियार बढ़ा दिए। लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखेंगे अमेरिका और रशिया ने एक और चालाकी करी। उन्होंने बहुत सारी ऐसी ट्रीटी, ऐसी संधियां करी जिससे विश्व के और देशों में हथियार न हों। ठीक है, हथियार चाहे वो परमाणु हथियार हो या अन्य कोई हथियार हो, वो केवल इन महाशक्तियों के पास हो। ठीक है, और जो छोटे देश स्वतंत्र हो रहे हैं और जो नए देश उभर के आ रहे हैं, उनके पास हथियार नहीं होने चाहिए। वो पूरे के पूरे डिपेंड रहने चाहिए किन पे, इन दो गुटों पे। तो ये इनकी क्या थी, एक सोची समझी साजिश थी। ठीक है, और एक दूसरे का क्या करते थे, ये गलत प्रचार प्रसार करते थे। इसी के कारण क्या हुआ था, इसी के कारण इसको शीत युद्ध कहा जाता है, कोल्ड वॉर कहा जाता है, जिसमें कोई खून खराबा नहीं हुआ, जो मनों का युद्ध था, विचारधाराओं का युद्ध था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कोल्ड वर्ल्ड वॉर यानी शीत युद्ध की शुरुआत कब से मानी जाती है। ठीक है, मैंने अभी बताया आपको कि जो शीत युद्ध का स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद माना जाता है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो चुका था, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था, उसके बाद इन महाशक्तियों ने ये शीत युद्ध का रूप लेना शुरू करा। ठीक है, ये विचारधाराओं का युद्ध शुरू तभी किया था इन्होंने, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। और वो क्यों किया था, ताकि वो अपने अपने गुट को क्या कर सकें, मजबूत कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना किस गठबंधन द्वारा किया गया, यानी किस गुट द्वारा किया गया। जो गुट था वो कौन सा गुट था जिसने नाटो की स्थापना की, तो वो था पश्चिमी गठबंधन। और पश्चिमी गठबंधन का जो मुखिया था वो कौन था, यूएसए, अमेरिका। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया। नेक्स्ट है नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो नाटो की जो स्थापना हुई है 1949 में हुई थी। बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है, और किसके द्वारा की गई। अगर डायरेक्ट पूछा जाएगा तो पश्चिमी गठबंधन, और थोड़ा सा घुमा के पूछेंगे पश्चिमी गठबंधन वहां नहीं आया तो अमेरिका जरूर वहां पे आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शीत युद्ध की जो प्रकृति थी, नेचर था, वो कैसा था,
ठीक है, तो मैंने आपको बताया ये कैसा था, कूटनीतिक युद्ध था, डिप्लोमेसी थी, लोगों के विचार आपस में क्या हो रहे थे, टकरा रहे थे, विचारधाराओं का ये युद्ध था। तो कूटनीति के हिसाब से ये युद्ध लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध का चरम बिंदु कौन सा था? ठीक है, जो शीत युद्ध हुआ इसका चरम बिंदु कौन था, यानी ऐसा बिंदु कौन सा था जब ऐसा लगने लगा कि अब ये शीत युद्ध समाप्त होगा और थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होगा। तो ऐसा चरम बिंदु था क्यूबा मिसाइल संकट। ठीक है, क्या था? क्यूबा मिसाइल संकट। अब मैं आपको थोड़ा सा क्यूबा मिसाइल संकट भी बता देती हूँ क्या था। आप देखिएगा 1961 के टाइम पे जो यूएसएसआर था, ठीक है, यूएसएसआर था जो, उसको लगने लगा कि जो क्यूबा है वो कैसा राष्ट्र था, एक साम्यवादी राष्ट्र था। यानी वो जो अपना गुरु और अपना हितैषी मानता था वो रशिया को मानता था, सोवियत संघ को मानता था, यूएसएसआर को मानता था, क्यूबा। ठीक है, तो क्यूबा क्या था? साम्यवादी देश था। तो अब यूएसएसआर को क्या लगने लग गया कि क्या पता अमेरिका कभी ऐसा कर दे कि क्यूबा पर आक्रमण कर दे और क्यूबा का तख्ता पलट कर दे। ठीक है, और उस समय जो क्यूबा के राष्ट्रपति थे वो फिदेल कास्ट्रो थे, फिदेल कास्ट्रो ये थे। ठीक है, अब क्यूबा को ऐसे यूएसएसआर ने क्यों सोचा वो हम देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर आप यहाँ पे देखें वर्ल्ड मैप पे, तो जो ये अमेरिका है इसी के नीचे एक द्वीप है और यहाँ पर है क्यूबा राष्ट्र। ठीक है, क्यूबा है, ये जो क्यूबा है ये अमेरिकी महाद्वीप में है। ठीक है, और एक आइसलैंड, एक छोटा सा द्वीपीय देश है क्यूबा। और क्या है यहाँ पे मैंने बताया, साम्यवाद। यानी कौन सी विचारधारा, जिसको फॉलो करता है कौन, यूएसएसआर। ठीक है, और रशिया आपका यहाँ रह गया, रशिया या यूएसएसआर। ठीक है, ये आपका यहाँ रह गया है। तो अब रशिया को लगने लगा कि कहीं क्यूबा पे अमेरिका क्या ना कर दे, अटैक ना कर दे। ठीक है, और यहाँ की सत्ता पलट जाएगी। और अगर आप देखेंगे तो क्यूबा अमेरिका पर नजर रखने के लिए यूएसएसआर का एकमात्र क्या था, अड्डा था। ठीक है, जहां पर वो अमेरिका के नजदीक रह सकता था। इसके बाद क्या हुआ कि जो रशिया के राष्ट्रपति थे उस समय, वो थे, यानी यूएसएसआर के जो मुखिया थे वो थे निकिता खुर्शचेव। निकिता खुर्शचेव। अब इन्होंने क्या किया, क्यूबा में सारी मिसाइलें लेके रख दी, मिसाइल, यानी यहाँ पर सैनिक अड्डा स्थापित कर दिया और मिसाइलें भी परमाणु से लदी हुई। ठीक है, कैसी, जो कि परमाणु अटैक कर सके। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे निकिता खुर्शचेव ने क्या कर दिया, अमेरिका के नीचे, अमेरिका के महाद्वीप में परमाणु हथियार पहुंचा दिए, क्यूबा को सैनिक अड्डा बना दिया। लेकिन अमेरिका इससे बिल्कुल बेखबर था। लगभग 3 से 4 हफ्ते के बाद जब अमेरिका को ये पता चला तो अमेरिका बिल्कुल घबरा गया कि ऐसा कैसे यूएसएसआर ने कर दिया है, ये तो बहुत जल्दी क्या ले लेगा, एक परमाणु युद्ध का रूप ले लेगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो ऐसा था कि जब अंत हुआ उस समय परमाणु हथियारों का उपयोग किया गया। लेकिन इस तरह की जो घटना है, यहाँ तो जब थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होगा तो ये तो स्टार्ट ही परमाणु हमले से होगा। तो ये जो स्थिति थी वो बहुत भयानक स्थिति थी। इसके बाद अगर आप देखेंगे 1962 में जब अमेरिका के जो राष्ट्रपति रहे थे उस समय वो थे जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी, जो जॉन एफ कैनेडी थे, इन्होंने क्या किया, ये बहुत असमंजस की स्थिति में थे कि हम क्या करें ऐसा। अगर इस नाजुक स्थिति में अगर हमने कोई कदम उठाया तो शायद परमाणु हमला होगा और दोनों देश क्या हो जाए, पूरा विश्व इससे समाप्त हो सकता है। ठीक है, पूरा विश्व क्या हो सकता है, समाप्त हो सकता है। अब आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्यूबा के कारण एक तरफ अमेरिका की सेना खड़ी हो गई, दूसरी तरफ यूएसएसआर की सेना खड़ी हो गई। दोनों जो गुट थे वो आमने सामने खड़े हो गए और जो ये स्थिति थी वो बहुत भयानक स्थिति थी और इसी स्थिति को कहा जाता है क्यूबा मिसाइल संकट।
जो कब आया था 1961 में। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे थे 1962 में जब जॉन कैनेडी वहाँ के राष्ट्रपति थे तो उन्होंने कहा जो रशिया के इस समय मुखिया हैं निकिता क्रुश्चेव, उनको अपनी जो मिसाइल उन्होंने क्यूबा को अड्डा बना रखा है परमाणु हथियारों को, उनको वापस करना पड़ेगा। क्यूबा से उन्हें अपनी मिसाइल हटानी पड़ेंगी और जो सेना यूएसएसआर ने वहाँ भेजी हैं उनको यहाँ से हटाना पड़ेगा। अब आप देखिएगा निकिता जो क्रुश्चेव थे यूएसएसआर के प्रमुख, उन्होंने बहुत दूरदर्शिता का परिचय दिया और उन्होंने अपनी सेना को वापस बुला दिया। ठीक है, और यहीं पर जो ये तनाव था, जो टेंशन थी, वो समाप्त हो गई थी। उसके बाद जॉन कैनेडी ने उनकी तारीफ की थी निकिता क्रुश्चेव की और कहा था कि निकिता क्रुश्चेव ने बहुत दूरदर्शिता का परिचय दिया है, क्योंकि इस समय अगर उन्होंने अपनी सेना को पीछे खींचा है तो एक भयानक जो स्थिति थी उसको होने से उन्होंने रोका है। तो इस प्रकार से जो क्यूबा का संकट है वो यहीं पर समाप्त हो चुका था। लेकिन ये शीत युद्ध का जो दौर था इसमें एक सबसे चरम बिंदु जो था वो यही था, क्यूबा मिसाइल संकट का था। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एकमात्र ऐसा टाइम रहा क्यूबा मिसाइल संकट जब दो सेनाएं आमने सामने परमाणु हथियारों से लैस थी वो, और परमाणु युद्ध करने की इच्छा रखने लग गए थे। वो यही टाइम था बस। इसके बाद कभी भी सेनाएं आमने सामने नहीं हुई कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो, तो इसलिए इसको शीत युद्ध का नाम भी दिया जाता है कि स्थिति तो भयंकर हुई युद्ध की लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, क्यूबा मिसाइल संकट 1961 में स्टार्ट हुआ था, 1962 इसको आंसर माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष हुआ था? तो वो हुआ था 1962 में। ठीक है, नेक्स्ट है साम्यवाद को रोकने के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन का सिद्धांत किस वर्ष चलाया गया? ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे साम्यवाद। जो ये दोनों महाशक्तियां थी ये एक दूसरे की विचारधाराओं को रोकने लग गए थे। ठीक है, एक दूसरे की जो विचारधाराएं थी उनको रोकने के लिए हर प्रकार की ये कोशिश करते थे। तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे ट्रूमैन। ठीक है, तो उन्होंने एक सिद्धांत चलाया जिसका नाम दिया ट्रूमैन। और क्यों चलाया था? साम्यवाद यानी जो समाजवादी विचारधारा थी उसको रोकने के लिए कि उसका प्रभाव वेस्टर्न साइड में, पश्चिमी साइड में कहीं ना पड़े। ठीक है, इन्होंने ये सिद्धांत दिया था 1947 में। तो आप देख रहे हैं जैसी 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है उसके 2 साल बाद ही देखिए आप कितनी स्थिति खतरनाक हो चुकी है कि ये इस प्रकार के सिद्धांत थ्योरीज देने लगे हैं। ठीक है, एक दूसरे को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरिया संकट यानी जिसे हम कोरिया युद्ध भी कहते हैं किस वर्ष हुआ था? ये जो कोरिया युद्ध हुआ था ये हुआ था 1950 में स्टार्ट और चला था 1953 तक, 1950 से लेकर 1953 तक। दोनों नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का यहाँ पे युद्ध हुआ था। ठीक है, इसको कोरिया संकट भी कहा जाता है। अगर आप देखेंगे तो कोरिया संकट में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी यूएनओ ने। ठीक है, यूएनओ ने कोरिया संकट में काफ़ी भूमिका निभाई थी, इसके कारण ये युद्ध भी समाप्त किया गया था। तो यूएनओ की एक भूमिका यहाँ पर देखी जाती है कि उन्होंने कुछ अच्छा काम किया था। ठीक है, बाकी तो यूएनओ का आप देख ही सकते हैं कि बिल्कुल जो डिसीजन होते हैं वो स्पष्ट नहीं होते हैं, लेकिन कोरिया संकट के टाइम पे ऐसा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी संगठन, जो मैंने आपको बताया जो पूर्वी संगठन है उसका प्रतिनिधित्व कर रहा था यूएसएसआर। ठीक है, पूर्वी संगठन ने सेंटो यानी इसे बगदाद समझौता भी कहा जाता है और इसका जो पूरा नाम है वो है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी लिखने को आता है। ठीक है, पूर्वी संगठन जो कि सेंटो था वो कब बना था? तो वो बना था 1955 में। जो पश्चिमी संगठन था आपको पता है, अभी मैंने बताया था नाटो उन्होंने बनाया था कब? 1949 में। ठीक है, सैन्य संगठन थे ये। तो इसी के अगेंस्ट उन्होंने पूर्वी संगठन ने सेंटो बनाया था 1955 में। इसकी फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसी को बगदाद समझौता भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्लिन दीवार किस वर्ष खड़ी की गई थी?
ठीक है, जो बर्लिन की दीवार बनी थी वो किस वर्ष खड़ी की गई थी, यानी जो जर्मनी था उसके बीच में, ठीक है, उनके बीच में एक दीवार बनी थी जिसको बर्लिन की दीवार कहा जाता था। तो ये कब बनी थी, तो ये बनी थी 1961 में। अगर आप बर्लिन की स्थिति को देखेंगे तो बर्लिन में क्या हो गया था, एक साइड थी साम्यवादी विचारधारा, एक साइड थी पूंजीवादी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों में इतना तनाव हो चुका था कि इनको अपने ही देश में क्या करनी पड़ी, अपने ही देश में दीवार खड़ी करनी पड़ी और एक देश को ये दो टुकड़े कर दिए गए थे बिना युद्ध के, खाली विचारधाराओं के कारण। तो आप समझ सकते हैं कि जो कोल्ड वॉर था इसका जो प्रभाव था वो कितना ज़्यादा था, ठीक है। तो बर्लिन की दीवार खड़ी की गई 1961 में और बर्लिन जर्मनी दो भागों में टूट गया, एक पूर्वी जर्मनी और एक पश्चिमी जर्मनी, ठीक है। ये प्रभाव देखने को मिलता है शीत युद्ध का, एक देश को बिना युद्ध के दो टुकड़े कर दिए गए केवल विचारधाराओं के कारण। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, सोवियत संघ यानी यूएसएसआर में सुधार की प्रक्रिया कब से आरंभ की गई, ठीक है। जो यूएसएसआर था इसमें पहले जो चलता था वो साम्यवाद था और धीरे धीरे मतलब कब उनके विचारों को खुला कर दिया गया कि आप भी अपने विचारों को रख सकते हैं, आप अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जी सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं। तो ये किया गया था 1985 से, ठीक है, 1985 से। उस समय जो राष्ट्रपति थे वो थे गोर्बाचेव, ठीक है, गोर्बाचेव थे। अगर आप देखेंगे 1985 में ये सब स्टार्ट हुआ और इसका नतीजा अगर आप देखने को मिले, बहुत सारे लोग इसको नतीजा मानते हैं कि जब ये सुधार की प्रक्रिया आरंभ हुई, लोगों को स्वतंत्रता ज़्यादा दी जाने लगी, तो उसके बाद यही कारण रहा कि 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो गया, ठीक है, विघटन हो गया उसका। किस कारण, उसके सुधार की प्रक्रिया के कारण। तो कब हुआ था ये, 1985 में, राष्ट्रपति थे गोर्बाचेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्लिन की दीवार को किस वर्ष गिराया गया, ठीक है। जो बर्लिन की दीवार बनी थी, मैंने अभी पहले क्वेश्चन में बताया 1961 में, उसको कब गिराया गया, वो गिराया गया था 1989 में। अब देखिए इतने सालों तक ये दीवार खड़ी रही, न जाने कितने लोगों के जो परिवार वाले थे इस दीवार की वजह से एक दूसरे से अलग हो चुके थे। कितना अच्छा किसी का रिलेशनशिप होगा कि इस दीवार की वजह से क्या हो गया था, सब कुछ अलग अलग हो गया था। इसके बाद जो यहाँ की जनता है उन्होंने बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किए, लेकिन लास्ट में उन्हें समझ आने लग गया कि जो ये बड़ी महाशक्तियाँ हैं ये क्या कर रही हैं, अपने फ़ायदे के लिए हमारा प्रयोग कर रही हैं। धीरे धीरे उन्हें जब समझ में आया तो उन्होंने खुद ही पब्लिक ने 1989 में बर्लिन की दीवार को गिरा दिया, ठीक है। बर्लिन की दीवार को जब गिरा दिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ। तो हम इसे एकीकरण ही कहेंगे क्योंकि ये जो जर्मनी था वो पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी दो टुकड़ों में बंट चुका था, ठीक है। तो अब इसका एकीकरण यानी इसको किस वर्ष मिलाया गया, दीवार टूटने के अगले वर्ष यानी 1990 में इसका एकीकरण कर दिया गया और पूरा जर्मनी फिर से एक हो गया, ठीक है। तो देखिए 1961 में जर्मनी की दीवार खड़ी की गई, 1989 में उसे तोड़ दिया गया और फिर से 1990 को जर्मनी फिर से एक देश के रूप में बना। अब पूर्वी जर्मनी पश्चिमी जर्मनी नहीं रहे बल्कि वो केवल जर्मनी बन गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ, ठीक है। जो यूएसएसआर है उसका विघटन किस वर्ष हुआ, तो वो हुआ था 1991 में, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी घटना थी और अगर आप देखेंगे तो जो महाशक्ति थी यूएसएसआर वो कहीं ना कहीं अब महाशक्ति नहीं रही, क्योंकि जितने वो देश थे वो आपस में क्या हो गए थे, अलग अलग हो चुके थे। तो उनकी जो यूनिटी थी अब वो यूनिटी नहीं रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसएसआर संगठन का मुखिया देश था, ठीक है। इस संगठन का जो मुखिया देश था वो रूस था। मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि जो यूएसएसआर का प्रतिनिधित्व करता था एक बड़ा देश वो रूस था। चलिए नेक्स्ट है, शीत युद्ध की समाप्ति
ठीक है। अब जो कोल्ड वॉर था वो किस प्रकार से समाप्त हुआ होगा, कैसे लोगों को लगने लगा होगा कि अब शीत युद्ध समाप्ति की ओर है, वो हुआ था 1991 में। ठीक है, 1991 में 1991 में जब यूएसएसआर का विघटन हुआ तो इसके बाद शीत युद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया, लगभग समाप्त हो गया। ये कारण क्या था, क्योंकि यूएसएसआर जब विघटित हो गया था तो अब रूस अकेला पड़ गया था और कंट्री अलग हो गई थी। तो ये जो पूर्वी गठबंधन था इसका प्रतिनिधित्व अब कौन करेगा, ठीक है, कौन इसका प्रतिनिधित्व करेगा। तो कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर को यहाँ पर समाप्त माना जाता था, समाप्त माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट है LTBT यानी सीमित परमाणु परीक्षण संधि किस वर्ष की गई, तो ये की गई थी 1963 में। ठीक है, 1963 में की गई थी और इसी वर्ष क्या हो गया, इसको प्रभाव में भी लाया गया, यानी इसको अप्लाई भी कर दिया गया। देखिए जो LTBT था वो इस प्रकार से था कि जितने भी जैसे वायुमंडल है, बाहरी अंतरिक्ष है, पानी के अंदर, यहाँ इन तीनों जगह में, यानी कहाँ कहाँ, वायुमंडल में जो उसकी बाहरी अंतरिक्ष है यानी उसके ऊपर जो दूसरी लेयर है उसमें, या पानी के अंदर कहीं भी एटॉमिक जो परीक्षण होते हैं, परमाणु परीक्षण, वो नहीं किए जाएंगे। ठीक है, ये इस संधि में कहा गया, यानी एक तरीके से कहेंगे तो परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध किया गया। ठीक है, उसको रोक दिया गया कि आप इस पर क्या नहीं करेंगे, इन क्षेत्रों में, इन सीमाओं में क्या नहीं करेंगे, परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है कि किससे रिलेटेड है और किस वर्ष हुई थी। चलिए नेक्स्ट है NPT। ठीक है, NPT परमाणु जिसे बोलते हैं नॉन कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि कब हुई थी, तो ये हुई थी 1968 में। इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो NPT वो क्या है और क्यों की गई थी। ठीक है, NPT का जो पूरा नाम है वो है परमाणु अप्रसार संधि। जो शब्द हैं वहीं से पता चल रहा है, प्रसार का मतलब है फैलाना, पूरी जगह, मतलब जिसको हम फैला सकते हैं, प्रचार प्रसार जैसे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आगे से लग गया है, यानी इस चीज को अब रोकना है, अप्रसार। ठीक है, इस संधि में क्या किया गया, कहा गया कि केवल परमाणु शक्ति संपन्न देशों को ही एटमी हथियार रखने की अनुमति होगी। बात समझ में आई कि जिन देशों के पास पहले से एटॉमिक एनर्जी या एटॉमिक वेपन्स हैं उन्हीं के पास क्या रहेंगे, ये रहेंगे बस एटमी हथियार, बाकी किसी के पास ऐसा नहीं होगा। ठीक है, और उस समय केवल देश, इन्होंने एक कंडीशन लगा दी कि 1 जनवरी 1 जन 1967 से पहले जिन देशों ने परमाणु परीक्षण कर दिए हैं, जिन देशों ने क्या कर दिए हैं, परमाणु परीक्षण कर दिए हैं, उन्हें ही परमाणु संपन्न राष्ट्र कहा जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जो ये बड़ी बड़े देश हैं, बड़ी बड़ी महाशक्तियां हैं, वो किस प्रकार से गेम खेल रही हैं पूरे वर्ल्ड के साथ। ठीक है, जो वर्ल्ड है इसके साथ किस प्रकार से कूटनीति चल रहे हैं वो, कि केवल एटॉमिक जो हथियार होंगे इन्हीं के पास होंगे। और आप देखेंगे 1967 तक कौन सा ऐसा देश होगा बड़े बड़े देशों के अलावा जो एटॉमिक परीक्षण कर पाएगा। ठीक है, वो कुछ ही देश होंगे और वो उस समय थे केवल 5 देश। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। उस समय थे केवल 5 देश, उसमें अगर आप देखेंगे तो अमेरिका था प्लस USSR था। अगर USSR की जगह रशिया भी होता है तो आप उसे ही टिक करेंगे, अगर ऐसा नहीं दिया गया USSR तो ठीक है, अमेरिका, रशिया यानी USSR, तीसरा ब्रिटेन, नेक्स्ट फ्रांस और लास्ट चीन। ठीक है, ये 5 देश ऐसे थे जिनके पास उस समय एटॉमिक हथियार थे और कहा गया, और इन लोगों ने परीक्षण कर दिया था कब, 1967 से पहले।
ठीक है, 1967 तक इन्होंने कर दिया था परीक्षण परमाणु हथियारों का। तो एनपीटी के अंतर्गत कहा गया कि केवल ये 5 देश ही क्या होंगे, परमाणु हथियार रख सकते हैं। अब इसके बाद ये जो देश हैं ये किसी को भी प्रसार नहीं करेंगे एटॉमिक एनर्जी का या परमाणु हथियारों का, ठीक है, वो किसी को नहीं देंगे। तो एक प्रकार से क्या किया गया, रोका गया, ये परमाणु हथियारों को रोका गया, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो इसको 1970 से प्रभावी किया गया, लेकिन 1995 में अगर आप देखें तो इसे अनिश्चित काल तक बढ़ा दिया गया। अनिश्चित काल तक क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, यानी इसको कंटिन्यू रखा गया कि किसी के पास क्या होंगे, इनके अलावा परमाणु हथियार नहीं होंगे। और बहुत ध्यान देने की बात है कि भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। बहुत सारे देशों ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और उनका जो लॉजिक है वो ये है कि क्यों नहीं, अगर ये 5 देश परमाणु हथियार रख सकते हैं तो और देश क्यों नहीं रख सकते हैं, और देश अपना दबदबा क्यों नहीं रख सकते हैं। कल को अगर किसी देश ने, अगर इन 5 देशों ने अपने किसी मित्र देश को दे दिया तो जब वो हमला करेगा तो उनके पास कोई भी प्रोटेक्शन नहीं होगा जब तक उनके पास परमाणु हथियार नहीं होगा, ठीक है। तो सबके अपने अपने लॉजिक हैं, भारत का भी अपना लॉजिक है, तो इसलिए भारत ने इस पे अभी तक हस्ताक्षर नहीं किया है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है कि भारत यूएसएसआर के बीच संबंध रिलेशन सुधारने के लिए किसे भारत का राजदूत बनाकर यूएसएसआर भेजा गया था, ठीक है। तो आपको मैंने जब पिछला वीडियो हम देख रहे थे राष्ट्रपति से संबंधित, तो उसमें भी मैंने बताया था कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1949 के अराउंड जो भारत का राजदूत बनाकर रशिया यानी यूएसएसआर भेजा गया था, और इन्होंने बहुत अच्छे संबंध भारत और रूस के बीच स्थापित कर दिए थे, ठीक है। यूएसएसआर और जो भारत के रिलेशन थे इनके टाइम पे से क्या थे, अच्छे इनके रिलेशन थे। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब यूएसएसआर की यात्रा की थी, ठीक है। तो जिस वर्ष वार्सा पैक्ट जिस वर्ष हुआ था, ठीक है, यानी बगदाद समझौता हुआ था, उसी वर्ष क्या हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यूएसएसआर की यात्रा की थी। कब, 1955 में। अब हम देखेंगे दो ध्रुवीयता की चुनौती किसने दी, यानी जो ये 2 गुट थे जो 2 ध्रुवों में 2 पोल में बंट चुका था, इसको चुनौती देने की हिम्मत किसके अंदर आई, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कि इसको चुनौती आखिर किसने दी। तो ये जो 2 गुट बने थे जो अपने आप को महाशक्ति उस समय स्थापित करते थे और हर नए राष्ट्र को अपने गुट में मिलाना चाहते थे, तो इसको चुनौती दी थी नाम ने, ठीक है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ने, जो था गुट निरपेक्ष आंदोलन, ठीक है। जो गुट निरपेक्ष आंदोलन था ये स्टार्ट किया गया था, ठीक है। इसके कुछ संस्थापक थे वो हम डिस्कस करेंगे अभी। तो जो नाम मूवमेंट था वो इसलिए चलाया गया था, अगर आपको ध्यान हो, जैसे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ इसके बाद बहुत सारे देश थे जो नए नए राष्ट्र हो रहे थे, नए नए राष्ट्र वो स्वतंत्र हो रहे थे। उसमें जो ज़्यादातर देश थे वो एशिया के देश थे, अफ्रीका के देश थे और लैटिन अमेरिका का जो दक्षिण अमेरिका है वहाँ के देश थे, जो नए नए राष्ट्र जो नए नए स्वतंत्र हो रहे थे। अब इन देशों के सामने चुनौतियां आने लगी कि हम अभी अभी स्वतंत्र हुए और अभी अभी जो ये 2 बड़े गुट हैं, 2 बड़ी महाशक्तियां हैं, ये हमें अपनी अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो हम किसकी तरफ जाएं, ये इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती और समस्या थी कि हम किसकी तरफ जाएं। अगर हम फिर से इन्हीं देशों के अंडर में हो जाते हैं तो फिर से इनका प्रभुत्व हम पे आ जाएगा, तो हम किस प्रकार से आज़ाद माने जाएंगे। हमने जो फ्रीडम फाइट इतना ज़्यादा किया, इतना लंबा चला, वो किस लिए चला, अगर हमें इन्हीं 2 महाशक्तियों के गुटों में शामिल होना है। तो
तो इसके लिए इन्होंने एक आंदोलन चलाया जिसे कहा गुट निरपेक्ष आंदोलन, यानी इन गुटों से क्या रहना है, अलग रहना है, तटस्थ रहना है। ऐसा नहीं है कि हम इनके साथ इंटरनेशनल रिलेशन, अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध नहीं रखेंगे, वो भी रखेंगे, लेकिन हम किसी भी विचारधारा को फॉलो नहीं करेंगे। हम उस विचारधारा को फॉलो करेंगे जो हमारी कंट्री के सिचुएशन के अकॉर्डिंग सही बैठती हो। ठीक है, अगर कोई देश है जो नया स्वतंत्र हुआ है, अगर उसके देश की जो स्थिति है वो पूंजीवाद की तरफ है, तो वो खुद ही उसको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, वो खुद ही अपनाएगा, उस किसी गुट के दबाव में नहीं करेगा। कोई देश है जो समाजवादी बनना चाहता है, तो वो खुद ही वैसा बनेगा, उसकी कंडीशन वैसी है तो वैसा बनेगा। तो ये जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है, नाम है, ये इसकी क्या थी, इनकी मांग थी कि हम स्वतंत्र रूप से चलेंगे। अगर आप देखेंगे तो जो नाम की स्थापना की गई थी, एक तो कारण था कि अभी अभी हम स्वतंत्र हुए हैं तो हम किसी गुट में नहीं जाएंगे, और दूसरा था कि हम एक दूसरे को आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे। ठीक है, एक दूसरे को इकोनॉमिकली हेल्प करेंगे, ताकि हम अभी अभी आज़ाद हुए हैं तो हम जल्दी से आगे बढ़ें और विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ें। ठीक है, नेक्स्ट है गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 लोग इसके संस्थापक रहे हैं। ठीक है, हम पांचों के पांचों देखेंगे, सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें पहले थे जोसेफ ब्रास टीटो। ठीक है, नाम सबने सुना होगा, जोसेफ ब्रास टीटो। ये थे यूगोस्लाविया के, कहाँ के थे, प्रमुख यूगोस्लाविया के। दूसरे थे इसके पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पंडित जवाहरलाल नेहरू कहाँ के थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। तीसरे थे इसमें गमाल अब्दुल नासिर। ठीक है, गमाल अब्दुल नासिर, और ये कहाँ के थे, मिस्र के यानी इजिप्ट के थे। चौथे थे इसमें सुकर्णो, और सुकर्णो थे इंडोनेशिया के। ठीक है, जब इंडोनेशिया आज़ाद हुआ तो उसके जो पहले राष्ट्रपति बने वो कौन बने, सुकर्णो बने। तो उन्होंने भी, अगर आप देखेंगे ये राष्ट्र लगभग नए नए राष्ट्र थे और जिन्होंने सबका प्रतिनिधित्व किया। और पांचवें थे बहुत इम्पॉर्टेंट, जिसको हम लोग बहुत कम जानते हैं, और चारों को तो सब नाम याद कर लेते हैं लेकिन इनको भूल जाते हैं। ठीक है, तो वो हैं वामे एनक्रूमा, बहुत इंपॉर्टेंट, एनक्रूमा। बहुत बार जब ऑप्शन में आता है ये तो हम बोलते हैं कि एनक्रूमा, तो हमने नाम ही नहीं सुना है, ये कौन है, तो हम इन्हें गलत करके आ जाते हैं, जबकि वामे एनक्रूमा भी इसके संस्थापक सदस्य रहे हैं, और वो थे घाना के पहले प्रधानमंत्री। ठीक है, तो 5 क्या रहे हैं इसके संस्थापक, टीटो, नेहरू, नासिर, सुकर्णो और एनक्रूमा। ठीक है, इनके देश भी याद करेंगे कौन कहाँ से थे। नेक्स्ट है जो नाम है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो इसका पहला सम्मेलन हुआ था 1961 में बेलग्रेड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शीत युद्ध के समय अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं। ठीक है, थोड़ी सी जो और घटनाएं हुई थी उस समय काफ़ी, जिससे पूरा विश्व जो होता है उन घटनाओं की तरफ देखने लग जाता है कि कहीं ये विश्व युद्ध का रूप ना ले लें। तो ऐसी घटनाएं हम देखते हैं। पहले अगर आप देखेंगे 1956 में स्वेज नहर संकट आया था। ठीक है, स्वेज नहर संकट के समय भी अगर आप देखेंगे तो स्थिति कहीं ना कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ लगने लग गई थी। उस समय भी लगने लग गया था कि अब तृतीय विश्व युद्ध तो होके रहेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है भारत अमेरिकी मैत्री का स्वर्णिम युग, यानी भारत और अमेरिका का अगर आप देखेंगे एक टाइम पे रिलेशनशिप बहुत अच्छा था। तो ये जो टाइम था वो था 1959 से 60 के बीच, एक दो साल ज़्यादा अच्छा चला ये। ठीक है, उस समय अगर आप देखेंगे जो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति रहे आइजनहावर, उन्होंने भारत की यात्रा की थी इस समय। ठीक है, भारत की यात्रा की थी 1959 में। इसके बाद इससे पहले भी 1956 में नेहरू जी अमेरिका गए थे, और जब आइजनहावर 1959 में इंडिया आए थे, इसके बाद इन्होंने आर्थिक रूप में और खाद्यान्न के रूप में भारत को मदद देने की बात कही थी, और जो भारत है उसको खाद्यान्न से भी मदद दिलवाई थी। तो इसलिए इस समय जो भारत और अमेरिका का एक रिलेशन था वो काफ़ी फ्रेंडली था। नेक्स्ट है भारत चीन युद्ध। ठीक है, भारत चीन युद्ध सब जानते हैं 1962 में हुआ था। ठीक है, भारत चीन युद्ध से मतलब है यहाँ पर चीन ने पहले भारत पे आक्रमण किया था 1962 में। नेक्स्ट है भारत पाक युद्ध। 3 साल बाद देखिए भारत को कितने युद्धों से गुजरना पड़ा, और बड़े बड़े युद्ध।
भारत पाक युद्ध हुआ था 1965 में। लेकिन इसमें एक खूबी रही, जब ये दो देश आपस में लड़ रहे थे तो किसी ने भी, हाँ, सहायता इन दोनों देशों को थोड़ी थोड़ी सबने की, लेकिन कोई भी देश बीच में नहीं कूदा। जब दूसरा कोई देश इनके बीच में अगर कूदता है तो वो वर्ल्ड वॉर का रूप ले लेता है। तो इसलिए सारे देश इनसे क्या थे, बचे हुए थे, नहीं इन्होंने युद्ध में प्रतिभाग किया था, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्टली मदद अपने अपने जो दोस्त थे उनके, जिनसे उनके मैत्री संबंध थे, उनकी मदद सबने की अपने 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 हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट है भारत का पहला परमाणु परीक्षण। इसी दौरान जब ये शीत युद्ध हुआ, आप देख रहे हैं एनपीटी हुआ, और एनपीटी में तो साफ साफ कहा था कि 5 देशों के अलावा कोई भी परमाणु हथियार नहीं रखेगा। इसके बावजूद भी भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया। कहाँ पर? राजस्थान के पोखरण में, ठीक है, राजस्थान के पोखरण में किया था 1974 में। तो ये भी एक बहुत ऐतिहासिक घटना थी भारत के लिए। और यहीं पर अगर आप देखेंगे तो एशिया में, चाइना के बाद अगर एशिया की तरफ नज़र जाने लगी तो परमाणु संपन्न जब भारत हो गया तो सबकी नज़रें भारत की ओर थी। नेक्स्ट है पाक बांग्लादेश युद्ध 1971 में, जब पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो उससे जो पूर्वी पाकिस्तान था वो कौन था? बांग्लादेश, ठीक है। तो बांग्लादेश 1971 में एक नया देश बना, पाक से अलग होके, पाकिस्तान से। तो ये युद्ध भी हुआ था 1971 में, ठीक है। नेक्स्ट है भारत रूस मैत्री संबंध, ठीक है। भारत और रशिया के बीच, यूएसएसआर के बीच मैत्री संबंध स्थापित हुए थे 1971 में, ठीक है। एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है ये। नेक्स्ट देखेंगे जापान शीत युद्ध के समय किस गुट में था, ठीक है। जो जापान है वो शीत युद्ध के समय में किस गुट में था? तो किस में था वो? पूंजीवादी गुट में। अगर आप देखेंगे तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो जापान में जो एटॉमिक हमला जो करवाया था वो किसने करवाया था? अमेरिका ने ही करवाया था। और आप देखिए अमेरिका के साथ ही जाके मिल गया है वो। तो ये सब डिपेंड करता है अपने स्वार्थ के अकॉर्डिंग। जो इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं वो सब, मैंने पहले भी बताया था कि अपने स्वार्थ पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो जापान ने तो इसके बाद अपने पास एटॉमिक हथियार रखे भी नहीं, और अमेरिका ने उसे हमेशा के लिए प्रॉमिस किया था कि जब भी आप पर युद्ध की स्थिति आती है तो हम आपकी पूरी मदद करेंगे, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो जापान एक ऐसा देश है जो आज तक जो एटॉमिक हथियार हैं उसे बनाने में अपने देश का जो बजट है वो नहीं लगाता है, ठीक है। जापान की संधि है अमेरिका के साथ कि वो हर तरीके से मदद करेगा जापान को, बशर्ते जापान एटॉमिक जो हथियार होते हैं उनको न बनाए, ठीक है। नेक्स्ट है श्रीलंका किस गुट में शामिल था? इन देशों को हम इसलिए देख रहे हैं, जापान को हमने इसलिए देखा कि आप देखिए जापान, एक तो उसमें एटॉमिक हमला अमेरिका ने करवाया, फिर जाके वो उसी गुट में शामिल हुआ। दूसरा श्रीलंका जो कि भारत के बिल्कुल पड़ोसी देश हैं, वो किस गुट में शामिल था? वो था इसी में, ठीक है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में, नाम में ही वो शामिल था। एक और क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है U-2 विमान किस देश का था? यूएसएसआर में, यानी रशिया में क्या करा था? U-2 विमान को इसकी जासूसी करने के लिए भेजा था रशिया की, और रशिया ने इसको क्या कर दिया था? यूएसएसआर ने इसको क्या कर दिया था? U-2 को मार गिराया था, ठीक है, मार गिराया था इस विमान को। इसके बाद इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा तनाव हो गया था कि आखिर अमेरिका ने रशिया की यानी यूएसएसआर की जासूसी करने के लिए उनकी सीमा में एक विमान को भेजा है। तो इस प्रकार से शीत युद्ध में लगातार तनाव बढ़ते गए थे, लेकिन शीत युद्ध ने कभी भी विश्व युद्ध का रूप नहीं लिया। स्थितियां कई बार बनी लेकिन कभी भी विश्व युद्ध नहीं हुआ। तो स्टूडेंट, ये था शीत युद्ध का दौर। इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने डिस्कस करे हैं। आप इनसे अपने नोट्स बनाते रहिए। चलते हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, जो आपका नया टॉपिक होगा और नया चैप्टर होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।